अधिक समय बीत गया। प्रारंभिक जंगली और जंगली दुनिया बदल गई। अब ऊंची इमारतें, हवाई जहाज और ट्रेनें थीं। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड उनका पिछला अवतार था। वह जंगली और जंगली दुनिया वह पृथ्वी थी जहां वह कभी रहता था। लिटिल थ्री चौंक गया। उसके बातूनी स्वभाव के परिणामस्वरूप वह बिना रुके बोलती रही। हर बार जब वह पृथ्वी पर कुछ देखती थी तो वह लंबे समय तक खुद से बड़बड़ाती थी। हालांकि अर्जुन देव ने एक शब्द भी नहीं सुना। ऐसा लग रहा था कि यह संयोग से नहीं था कि वह इस दुनिया में आया था। इस दुनिया में कभी कोई संयोग नहीं हुआ था। सब कुछ भाग्य से तय होता था। यह स्पष्ट था कि अमर युग से भाग्य के अंतिम टुकड़े सभी स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड के शरीर पर उतरे। हालांकि यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। यहां तक कि स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड भी मौत से नहीं बख्शा जाएगा। अपनी मृत्यु से पहले उसे असीम अकेलेपन से भी पीड़ित होना होगा। उसे अपने सभी दोस्तों को एक एक करके मरते हुए देखना था और व्यक्तिगत रूप से उनके लिए कब्र के पत्थर बनाने थे। स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने असहाय रूप से देखा क्योंकि एक युग उसके हाथों समाप्त हो गया, स्थिति को उलटने में असमर्थ। ऐसे दुख को कोई समझ नहीं सकेंगे। आखिरकार अन्य सभी अमर मर गए, जिससे इस दुनिया में केवल स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड जीवित रह गए। उसकी आभा कम हो गई। कभी कभी वह कुछ गणना करता था और सितारों को ऐसे देखता था जैसे कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया, काफी कुछ चीजों का पता लगाया। वह जानता था कि वह जो उत्तर ढूंढ रहा था वह जल्द ही आने वाला था। तारों वाले आकाश में शून्य के माध्यम से एक कृपाण प्रकाश ने फाड़ दिया। एक नीला आकृति चमकी और पृथ्वी की ओर बढ़ गई। यह आंकड़ा दयनीय स्थिति में था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत कमजोर था, जाहिरा तौर पर गंभीर रूप से घायल था। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने खुद को ध्यान केंद्रित किया। वह आ रहा है। सब कुछ, सभी उत्तर सामने आ जाएंगे। हालांकि जैसे ही नीली आकृति ने अपना सिर उठाया, लगभग अर्जुन देव को अपनी उपस्थिति का स्पष्ट दृश्य देखने की अनुमति दी। एक नजर अर्जुन देव और लिटिल थ्री की ओर गई। यह स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड था। यह ऐसा था जैसे स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने दोनों को अंतरिक्ष और समय के माध्यम से उसे देखते हुए देखा। इससे अर्जुन देव और लिटिल थ्री के दिलों में एक ही समय में कसाव आ गया। पैंग! इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड को हथेली पर हमला करते देखा। जैसे कि उन्हें एक भारी झटका लगा, दोनों वापस उड़ते हुए चले गए। अर्जुन देव अचानक जाग गया। जब उसने अपनी बुद्धि ठीक की तो उसने पाया कि वह पहले से ही प्राचीन उजाड़ टावर की 9वीं मंजिल पर वापस आ गया था। जो कुछ भी हुआ, उसने जो विभिन्न दृश्य देखे, वह सब एक सपने जैसा लगा। मैं मरने जा रहा हूं। मैं मरने वाली हूं। लिटिल थ्री को बहुत दर्द हो रहा है। थ्री लाइफ मिरर के अंदर सुंदर छोटी आइटम स्पिरिट गर्ल ने जमीन पर लुढ़कते हुए आंसू टपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नखरे फेंक रही हो। उठ जाओ। उठो। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव ने आईने में सुंदर छोटी लड़की से उत्साह से आग्रह किया। यह बहुत अजीब था। जब आईने में स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने हमला किया तो झटका वास्तव में उन दोनों तक पहुंच गया। उनके पिछले जीवन की हथेली के प्रहार ने उन्हें वर्तमान को बाहर कर दिया। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में हुआ जैसे ही अर्जुन देव उस नीले रंग के ब्लेट्समैन के चेहरे को देखने वाले थे, जिसका मतलब था कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड अभी तक मरा नहीं है? लिटिल थ्री रोते हुए उठ खड़ी हुई। फिर उसने संदेह से कहने से पहले अपनी गर्दन और बाहों को फैलाया। लिटिल थ्री को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। बड़े भाई सफेद वस्त्र, चिंतित मत हो। लिटिल थ्री को यह पता लगाने में आपकी मदद करने दें कि क्या हो रहा है। सुंदर छोटी लड़की ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और भौहें चढ़ा दी। वह आईने में घूमते हुए खुद से बुदबुदाया। अतीत पहले ही खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह व्यक्ति पहले ही मर चुका है। अगर ऐसा है
तो पहले की हथेली के प्रहार को समझाना आसान है। कुछ मजबूत अमर भविष्य की गणना करने में बहुत अच्छे हैं, भविष्य में चीजों का पता लगाने में सक्षम हैं। तो यह असंभव नहीं है। हे लिटिल थ्री वास्तव में स्मार्ट है। ऐसा ही होना चाहिए। लिटिल थ्री ने अर्जुन देव से उत्साह से कहा, बड़े भाई सफेद वस्त्र, यही चल रहा है। इस स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने पहले ही गणना कर ली थी कि भविष्य से कोई इस दृश्य पर झांक रहा होगा। इसलिए उन्होंने उस समय कुछ निवारक उपाय छोड़े, इस खंड को कवर किया और लोगों को इसे देखने से रोका। अर्जुन देव ने उदास होकर जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? क्या आपने यह नहीं कहा कि यह थ्री लाइफ मिरर अतीत के विभिन्न दृश्यों को देख सकता है? लिटिल थ्री ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन लिटिल थ्री वास्तव में इमोर्टल्स द्वारा पहली जगह में बनाया गया था। कई अमर लोगों के पास लोगों को उन पर झांकने से बचने के साधन हैं। अमर युग के उन अमरों के जादुई कौशल की ताकत अब आपकी कल्पना से परे है। बस इसके बारे में सोचो। चूंकि थ्री लाइफ मिरर भविष्य दिखा सकता है, तो अमर लोगों के पास स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ प्रतिवाद होगा। आखिरकार, अगर दूसरे अपने भविष्य और अतीत को देख सकते हैं, तो यह किसी और के कर्म को जानने के बराबर होगा। अमरों के लिए यह बहुत खतरनाक बात थी। अर्जुन देव ने समझते हुए कहा, अर्थात स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड के पास यह देखने का कोई साधन नहीं था कि अतीत को कौन झांक रहा है। इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। हा यह मामला है। बड़े भाई सफेद वस्त्र वास्तव में स्मार्ट हैं। तो दुखी मत हो, लिटिल थ्री ने चीजों का पता लगाने के बाद कहा। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया, तो वह नीला पहने ब्लेड्समैन निश्चित रूप से एज़्योर सम्राट था। वह नीले रंग में पहना गया था और कृपाण के इरादे से ढका हुआ था। इसके अलावा एज़्योर सम्राट ने उस समय कितिगर्भ बोधिसत्व को मार डाला, येलो स्प्रिंग्स रोड में अपनी कृपाण रोशनी का एक किनारा छोड़ दिया। यह बहुत संभव था कि उसने पुनर्जन्म का मानव मार्ग अपनाया हो और अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर आ गया हो। अर्जुन देव के पिछले जीवन के इस दृश्य के माध्यम से वह सभी सुरागों को एक साथ जोड़ सकता था। 10,000 साल पहले एज़्योर सम्राट ने अंतिम देवलोक सम्राट के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, फिर 18 दानव सम्राटों के साथ एक और लड़ाई लड़ी। कुनलुन क्षेत्र में लौटने के बाद विभिन्न जातियों के बिजली घरों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। चारों तरफ से घिरे हुए एज़्योर सम्राट के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। परिस्थितियों से मजबूर वह येलो स्प्रिंग्स रोड पर पहुंचे। अंतरिक्ष में सुरंग में एक झटके के कारण एज़्योर सम्राट पृथ्वी पर पहुंचे और मरते हुए स्काई डोम अमर भगवान से मिले। उस स्थिति में अर्जुन देव द्वारा खेती के संग्रह और तथाकथित अमर गोली का अधिग्रहण एक संयोग जितना सरल नहीं हो सकता था। स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड के पुनर्जन्म के रूप में अर्जुन देव स्वाभाविक रूप से स्काई डोम दायरे का भाग्य प्राप्त करेंगे। चूंकि स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने अमर युग के शेष भाग्य को धारण किया था, इसलिए कुनलुन क्षेत्र में अर्जुन देव के उदय को भी इसी तरह समझाया जा सकता है। कर्म, कारण और प्रभाव। उनके पिछले अवतार के कारण के बिना आज का प्रभाव नहीं होगा। क्या भव्य योजना है! अर्जुन देव को इसके बारे में सोचकर ही डर लगता था। हालांकि यह योजना किसने निर्धारित की? एज़्योर सम्राट या स्काई डोम अमर भगवान स्वयं? 10,000 साल पहले एज़्योर सम्राट इतना मजबूत था। स्थिति को किसने निर्देशित किया था, जिससे पूरे कुनलुन क्षेत्र ने उस पर हमला किया? यह सब अभी भी एक रहस्य था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे एक मार्शल सम्राट बनना है। मुझे एक मार्शल सम्राट बनना चाहिए। केवल एज़्योर ड्रैगन पैलेस में जाकर ही मैं उस समय की हर चीज के बारे में जान सकता हूं। हे बड़े भाई सफेद वस्त्र, क्या आप भविष्य पर एक नजर डालना चाहते हैं? देखें कि आप मार्शल सम्राट बन सकते हैं या नहीं। लिटिल थ्री ने अचानक पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो कहा उसमें और भी बहुत कुछ था, क्योंकि वह प्रत्याशा से भरी हुई लग रही थी। अर्जुन देव को उसका व्यवहार अजीब लगा। उन्होंने प्रतिवाद किया,
क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं केवल अतीत और भविष्य के बीच चयन कर सकता हूं और केवल एक बार चुन सकता हूं? लिटिल थ्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। हालांकि बड़े भाई व्हाइट रोब्स को अतीत को देखना समाप्त नहीं हुआ, है ना? स्वाभाविक रूप से लिटिल थ्री को इसकी भरपाई करनी होगी। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। मूल रूप से मैं आपके बारे में शिकायत करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से आप बहुत सावधान हैं। हाँ। लिटिल थ्री अच्छा और ईमानदार है। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप चाहते हैं या नहीं? अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, धन्यवाद। हालांकि मैं यह नहीं देखना चाहता कि भविष्य कैसा है। इसे देखे बिना मुझे पहले से ही पता है कि मैं या तो एक धमाके के साथ जीऊंगा या एक धमाके के साथ मर जाऊंगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे पछतावा नहीं होगा। यह सही था। अतीत के दृश्यों को देखने के बाद अर्जुन देव अपने स्वभाव को गहराई से जानते थे, खुद को बेहतर समझते थे। उन्होंने पहली बार में एक साधारण जीवन नहीं जिया। चाहे या न चाहें, एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव एक रोमांचक जीवन जिएंगे। या तो वह सूर्य की तरह शाश्वत और अटूट होगा, या वह उल्का की तरह एक फ्लैश में गायब हो जाएगा। हालांकि, तो क्या हुआ अगर वह उल्का बन गया? यह पर्याप्त होगा यदि वह वाक्यांश को पूरा कर सके, जब तक यह बिना पछतावे के है। जब लिटिल थ्री ने अर्जुन देव का जवाब सुना, तो उसके हाव भाव बदल गए। बड़े भाई सफेद वस्त्र, कृपया मेरी यहां मदद करें, ठीक है? बस थोड़े से लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? जब से लिटिल थ्री बनाया गया था, मैं इस प्राचीन उजाड़ टॉवर में रहा हूं। 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 10,00,000 साल। मैं हमेशा से यहां रहा हूं। अतीत में, जब मेरे गुरु अभी भी आसपास थे, उन्होंने उल्लेख किया कि अगर एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके अतीत को मैं देखना समाप्त नहीं कर सका और उसका भविष्य नहीं बना सका, तो लिटिल थ्री जा सकता है। सुंदर, छोटी आइटम स्पिरिट गर्ल के चेहरे की जीवंतता गायब हो गई। बोलते ही उसकी आंखें गीली हो गईं, अर्जुन देव को प्रत्याशा से देख रही थी। ऐसा ही कई साल हो गया है। लिटिल थ्री हर समय इंतजार कर रहा है। हालांकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अतीत को मैं पूरा नहीं कर सका और न ही एक भी व्यक्ति का भविष्य जिसे मैं समझ सका। बड़े भाई सफेद वस्त्र, कृपया मेरी मदद करें। आइए आपके भविष्य पर एक नजर डालें, ठीक है? एक ऐसा अतीत जिसे पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता था। अर्जुन देव ने इसी बात को मिलाया। जब तक लिटिल थ्री अपना भविष्य नहीं बना सका, तब तक वह शर्तों को पूरा करेगा। अर्जुन देव ने अपने आसपास का वातावरण बना लिया। यह संभव हो सकता है कि हर कुछ हजार वर्षों में एक बार एक भी व्यक्ति यहां न आ सके। इस थ्री लाइफ मिरर को बनाने वाला व्यक्ति वास्तव में क्रूर था। उसने एक छोटी लड़की को लाखों वर्षों तक यहां बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। आप छोड़ना चाहते हैं? अर्जुन देव ने शांति से पूछा। लिटिल थ्री ने उसके चेहरे पर अकेलापन प्रकट किया। मैंने बहुत से लोगों के अतीत और भविष्य को देखा। हालांकि लिटिल थ्री का कोई अतीत या भविष्य नहीं है। अर्जुन देव को कुछ व्यथित महसूस हुआ। वह थ्री लाइफ मिरर में पहुंचा और सुंदर, छोटी आइटम स्पिरिट गर्ल को देखा। उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें दूर ले आऊंगा। लिटिल थ्री खुशी से मुस्कुराया और कहा, महान। मैं अब भविष्य देखने के लिए बड़े भाई सफेद वस्त्र लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें दूर ले आऊंगा। ठीक उसी समय जब सुंदर, छोटी आइटम स्पिरिट गर्ल अर्जुन देव को अंदर खींचने वाली थी, तो उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और झटका दिया। उसकी चौंकाने वाली निगाहों से पहले उसने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया। हुश! लिटिल थ्री का शरीर पानी जैसी दर्पण की सतह से होकर बाहर निकल रहा था, कुछ ऐसा जो उसे अविश्वसनीय लगा। उसने चारों ओर देखा, उसका प्यारा चेहरा सदमे से भर गया। थोड़ी देर बाद लिटिल थ्री ने आश्चर्य और खुशी दोनों में पूछा, बड़े भाई सफेद वस्त्र, क्यों? अर्जुन देव शांति से मुस्कुराया। हर किसी को अपने लिए जीना चाहिए। आप सिर्फ उस व्यक्ति की सजा के कारण अनगिनत वर्षों तक यहां क्यों फंस रहे हैं?
मुझे अपना भविष्य देखने के लिए मजबूर क्यों किया जाना चाहिए, जिसे मैं नहीं देखना चाहता, सिर्फ उस व्यक्ति की सजा के कारण। अर्जुन देव के शब्दों ने सुंदर, छोटी आइटम स्पिरिट गर्ल को झकझोर कर रख दिया, जिससे वह कुछ हद तक परेशान हो गई। अचानक लिटिल थ्री खुशी से हंसा, हा हा हा। वह सही है। यह गलत नहीं हो सकता। बड़े भाई सफेद वस्त्र या आप हैं। वह अतीत जिसके पास पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता है और भविष्य जिसे बनाया नहीं जा सकता है। यदि आप मुझे आपको दिखाने नहीं देते हैं, तो मैं इसे कैसे बना सकता हूं? एक ऐसा अतीत जिसे पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता था और एक ऐसा भविष्य जिसे बनाया नहीं जा सकता था। सफेद कपड़े पहने अर्जुन देव वह व्यक्ति था जो लिटिल थ्री को दूर लाने के लिए नियत था। इस निष्कर्ष ने अर्जुन देव को स्तब्ध कर दिया। यह कैसे हो सकता है? इसके बिल्कुल विपरीत करके उन्होंने थ्री लाइफ मिरर के मूल गुरु द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया। लिटिल थ्री ने अपना हाथ बढ़ाया और थ्री लाइफ मिरर को तब तक सिकोड़ दिया जब तक कि वह एक साधारण हाथ दर्पण की तरह न दिखे। फिर उसने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ चलो इस जगह को छोड़ देते हैं। अर्जुन देव ने इस जगह को छोड़ने के लिए जो पहले किया था, जगह को फाड़ना और विभिन्न प्रतिबंधों को तोड़ना, करने के लिए तैयार किया। इतनी परेशानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सीधे बाहर लाऊंगा। लिटिल थ्री ने अर्जुन देव का हाथ पकड़ लिया और उसकी आकृति चमक उठी, आसानी से उसे इस जगह से दूर ले गई। अर्जुन देव के मन में घबराहट महसूस हुई। यह तात्कालिक आंदोलन तकनीक वास्तव में अविश्वसनीय थी। यह खुली जगह को फाड़ने की तुलना में बहुत अधिक उत्तम था। बस एक सीधी झिलमिलाहट के साथ अंतरिक्ष को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। यह एक परिवहन गठन के समान महसूस हुआ। या शायद यह अंतरिक्ष की वास्तविक स्थिति थी। यह खुली जगह को फाड़ने की मोटे तरीके से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि यह बहुत अजीब नहीं था। थ्री लाइफ मिरर अतीत और भविष्य को देख सकता था। स्पष्ट रूप से इसके निर्माता को स्पेस टाइम दाव की गहरी समझ थी। चूंकि वह टाइम दाव में पहले से ही इतना कुशल था, इसलिए स्पेस दाव बिना कहे चला गया। लिटिल थ्री ने समझाया, है। यह माइनर यूनिवर्स मूवमेंट है, एक जादुई कौशल है। इसमें सफल होने से पहले अंतरिक्ष की स्थिति की अत्यधिक उच्च समझ की आवश्यकता होती है। हालांकि यह बहुत अविश्वसनीय लग रहा है, अतीत के लगभग सभी अमर इसे जानते थे। कठिन एक मेजर यूनिवर्स मूवमेंट है। अर्जुन देव ने अपनी समझ का संकेत देने के लिए सिर हिलाया। अभिमा पहले से ही बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और बहुत चिंतित थी। जब उसने अर्जुन देव के बगल में लिटिल थ्री को देखा, तो वह सदमे से बोल उठी, अर्जुन देव, आपने इस बकबक को बाहर क्यों लाया? लिटिल थ्री की आंखें मुस्कान में चमक उठीं। छोटा अभिमा, है। यह वास्तव में आप हैं। यह बहुत लंबा समय हो गया है। बड़ी बहन लिटिल थ्री ने वास्तव में आपको याद किया। अभिमा ने एक खाली अभिव्यक्ति दिखाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने भविष्य देखा? यह कैसा था? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो। मैंने अतीत को देखना चुना और भविष्य नहीं देखा। यह सुनने के बाद अभिमा ने राहत की स्पष्ट सांस ली। फिर अर्जुन देव ने लिटिल थ्री के साथ क्या हुआ उसे विस्तार से समझाया। जब अभिमा ने सुना कि लिटिल थ्री अभी उनका पीछा कर रही है, तो उसके होंठ फड़क गए क्योंकि उसने कहा, लिटिल थ्री, तुम सच में एक हो। हा। छोटे अभिमा, तुम वास्तव में ईर्ष्यालु हो। ऐसा लगता है कि लिटिल थ्री अभी भी आकर्षक है। लिटिल थ्री अपना मुंह ढकते हुए हंसे, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उन दोनों को एक दूसरे से बहस करते देखकर अर्जुन देव फूट कर मुस्कुराए और हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठा सके। वह क्विंगयुन पीक पर लौटने की तैयारी करते हुए आगे बढ़ा। वह पहले से ही काफी लंबे समय तक स्काई डोम दायरे में रहा था। एक और महीने में उनके पास 5 साल की समय सीमा के लिए केवल आधा साल बचा होगा। ऐसा लग रहा था कि उनके वर्तमान शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो रहे हैं। उसके पास कुनलुन क्षेत्र में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब अभिमा और लिटिल थ्री ने अर्जुन देव को जाते देखा, तो
तो वे जल्दी से पीछे चल पड़े। अभिमा को अमर आत्मा की अंगूठी में प्रवेश करते देखकर लिटिल थ्री प्रकाश की किरण में बदल गई और उसमें भी प्रवेश कर गई। पिछले 1 साल से अर्जुन देव ने अपना अधिकांश समय एक सुंदर यात्रा पर बिताया था, उन स्थानों पर जा रहे थे जहां वे पहले गए थे। प्राचीन उजाड़ टॉवर की इस यात्रा ने इस खंड को एक निष्कर्ष पर पहुंचाया और उसे विचार करने के लिए एक अंतिम लाभ दिया। उनका तथाकथित लाभ केवल एक शब्द था, शांति। अर्जुन देव ने स्काई डोम दायरे में जो समय बिताया वह उनके लिए एक दुर्लभ आराम का समय था। 1 और महीने में वह कुनलुन क्षेत्र में लौट आएगा। उनके लिए शांति एक असाधारण विलासिता थी। हालांकि अर्जुन देव बहुत पहले ही समझ गए थे कि उनकी स्थिति असाधारण थी। वह वास्तव में साधारण नहीं हो सकता। इस बार की शांति केवल एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, हवा और आग का महान क्लेश। हवा और आग के महान क्लेश में कोई या तो एक धमाके के साथ जीवित रहेगा या एक धमाके के साथ मर जाएगा। किंगयुन पीक के पीछे के पहाड़ पर अर्जुन देव ने अपनी विभिन्न मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया। पिछले 1 साल में जो कुछ भी सीखा उसे पचा लिया। ताइजी बल क्षेत्र के भीतर उसका शरीर तेज और धीमी गति से बारी बारी से चलता रहा। कभी कभी वह एक नीला ड्रैगन की तरह होता था जो समुद्र से बाहर छलांग लगाता था क्योंकि हर दिशा में बादल मंथन करते थे। कभी कभी वह एक अमर मछली की तरह अपनी पूंछ हिलाता था, कई बदलावों के साथ फुर्तीला। अचानक अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची और अपना कृपाण डोमेन फैलाया। उसके 1 किलोमीटर के भीतर कृपाण डोमेन और ताइजी बल क्षेत्र का विलय हो गया, जिससे एक अजीब और अप्रत्याशित ताइजी कृपाण डोमेन बन गया। कृपाण का इरादा 2 भागों में विभाजित हो गया और ड्रैगन में बदल गया, एक यिन और एक यांग। एक प्रकाश और एक अंधेरा, एक बाएं और एक दाएं। उन्होंने जमीन पर एक ताइजी आरेख बनाया जो महान दाव का एक सरल चित्रण था। जैसे ही अर्जुन देव केंद्र में खड़े थे, उनकी कृपाण की रोशनी अप्रत्याशित हो गई। यांग ऊर्जा अत्याचारी और क्रूर थी, जोर से दहाड़ती थी। यिन ऊर्जा कोमल थी और कठोरता, निराकार और अचल थी। उन्होंने फिश ड्रैगन आर्ट का इस्तेमाल किया, उनकी आकृति गायब हो गई और ताइजी कृपाण डोमेन के भीतर दिखाई दी। कभी कभी वह एक समृद्ध आभा के साथ असीम रूप से क्रूर होता था। कभी कभी वह पानी की तरह स्थिर हो जाता था, बिना किसी निशान के चलता था। यिन और यांग विलीन हो जाते हैं। ताइजी कृपाण डोमेन प्रपत्र। एक विचार के साथ ताइजी कृपाण डोमेन का गठन करने वाले 2 ड्रैगन सांपों की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ गए और अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गए। तुरंत कृपाण ने एक सरल और सादा प्रकाश छोड़ा। अर्जुन देव की आंखें पानी की तरह साफ थीं क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से अपनी कृपाण को आगे बढ़ाया। उसका शरीर आगे की ओर खिसक गया। हर जगह कृपाण की नोक गुजरी, अंतरिक्ष चुपचाप 2 भागों में विभाजित हो गया। कृपाण की नोक केवल एक बिंदु थी। हालांकि इस एक बिंदु के हमले ने दूसरी दुनिया के लिए एक महान द्वार खोल दिया। ताइजी कृपाण डोमेन फट गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस ले ली और उसे वापस अपनी म्यान में म्यान कर दिया। उसके 1 किलोमीटर के भीतर शांतिपूर्ण और शांत आभा अचानक बेहद खतरनाक और पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गई। यह ताइजी बस्ट पहले से अलग था। इस बार इस ताइजी बस्ट ने सभी को केवल एक ही आवाज सुनाई दी, कृपाण की दहाड़। यह कृपाण के क्रोध से कृपाण का विस्फोट था, कृपाण की क्रूरता। हवा में कृपाण हवा की तरह भिनभिनाने लगा। दुनिया इसके साथ प्रतिध्वनित हुई। पिछले 1 साल में अपने प्रशिक्षण के परिणामों को देखकर अर्जुन देव ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। अपनी खेती को बढ़ाए बिना वह अपने संचय को बढ़ाने में कामयाब रहे। उस शांत और शांत मानसिक स्थिति में रहते हुए अर्जुन देव की ताइजी दाव की खेती में और सुधार हुआ। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद को अधमरु यातना देने की जरूरत थी। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हमेशा अकल्पनीय सुखद आश्चर्य लाएगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे तीसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट से डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने शांति से कहा, मुझे तीसरे स्वर्ग के एक शिखर मार्शल सम्राट को हराने का भी भरोसा है। तीसरे स्वर्ग के बाद एक बाधा थी। तीसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट और नीचे सभी माइनर हेवनली मार्शल सम्राट थे।
कई पुराने वरिष्ठ लोगों ने बिजली के क्लेश को लेने की हिम्मत नहीं की और अक्सर 1 या 2000 वर्षों के लिए तीसरे स्वर्ग में रुकते थे। यदि अर्जुन देव इतने बूढ़े राक्षस से मिलते हैं तो उन्होंने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह उन्हें हरा सकते हैं। वह अभी भी तीसरे स्वर्ग मार्शल सम्राटों के बीच बेजोड़ नहीं था। अर्जुन देव ने ऊपर देखा। आकाश में एक अस्पष्ट सम्राट का द्वार था जो मतिभ्रम नहीं था। हर अर्ध सम्राट जो जल्द ही हवा और आग के महान क्लेश से गुजरेगा इस दरवाजे को देख सकता था। जब हवा और आग का महान क्लेश उतरा तो यह दरवाजा वास्तव में दुनिया में दिखाई देगा जो अलग अलग रंगों की अलग अलग संख्या में सीढ़ियों को नीचे भेजता है। इस सीढ़ी को सम्राट की सड़क के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक चरण एक बाधा थी, प्रत्येक चरण एक क्लेश था। यदि कोई हवा और आग के महान क्लेश को दूर करते हुए सीढ़ी के शीर्ष पर चलने में कामयाब रहा तो कोई उस सम्राट के दरवाजे को खोल सकता है। एक बार जब कोई सम्राट के द्वार में प्रवेश करता है तो वह उस साधना क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसे सभी किसान अपने सपनों में भी चाहते थे। प्राचीन काल से कई नायक और उत्कृष्ट प्रतिभाएं इस सम्राट की सड़क पर गिरी हैं। जैसे ही अर्जुन देव ने उस दरवाजे को देखा, वास्तविकता और भ्रम के बीच छिपे सम्राट के द्वार, उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं, उत्सुकता, भय, इच्छा, लेकिन आखिरकार वे सभी शांत पानी की तरह शांत हो गए। अभी भी आधा साल है। हवा और आग का महाक्लेश तेजी से करीब आ रहा है। अब समय आ गया है कि मैं कुनलुन क्षेत्र में लौट आऊं, अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया। अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद उसने सुमेर और देव कबीले को भी अलविदा कहा। फिर वह वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। इतने लंबे समय तक नहीं लौटने के बाद अर्जुन देव को नहीं पता था कि कुनलुन क्षेत्र अब कितना अराजक था। थंडर सॉवरेन वर्तमान में गायब था, उसकी जीवन स्थिति अज्ञात थी। इस महान अराजकता के बीच उसका ड्रैगन गेट कैसे प्रभावित हुआ था? क्या ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में बधाई देने आए दोस्त इस महान अराजकता में अच्छा कर रहे थे? अर्जुन देव वास्तव में जानना चाहते थे। ग्रेट किन नेशन के रॉयल पैलेस में परिवहन संरचना में याशिका उसे विदा करने आई थी। विशेष रूप से चिंतित महसूस करते हुए उसने कहा, ध्यान रखना, कुनलुन क्षेत्र में अधिराज कबीले की खबरों के आधार पर कुनलुन क्षेत्र वर्तमान में अराजकता में है। हर जगह झगड़े छिड़ गए हैं। कई पुरानी पीढ़ी के पात्रों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। एक के बाद एक हवा और आग के महान क्लेश को साफ करने वाले अर्धसम्राट भी हैं। हर किसी को लगता है कि दुनिया बदल रही है। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यह गंभीर? वह पहले से ही जानता था कि कुनलुन क्षेत्र में बहुत अराजकता थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अराजक होगा। गंभीरता उसकी गणना से कहीं अधिक थी। याशिका ने धीरे से आह भरी। वास्तव में जब से राक्षसों ने स्काई डोम हार्ट को छीनने के लिए एक कदम उठाया, मैंने पहले से ही अनुमान लगाया था कि बड़ी अराजकता पैदा होगी। हालांकि इस बार की बड़ी अराजकता पिछली राक्षसी आपदाओं से बिल्कुल अलग है। इसमें संपूर्ण कुनलुन क्षेत्र शामिल होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। अर्जुन देव ने उदास होकर कहा, आप भी ध्यान रखें। जैसे ही याशिका ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, उसका दिल भारी हो गया। अर्जुन देव के जाने के साथ स्काई डोम दायरे के शांतिपूर्ण दिन भी शायद समाप्त हो जाएंगे। बड़ी अराजकता के आगमन के साथ अर्जुन देव, जिन्होंने कुछ समय के लिए शांति का आनंद लिया था, तूफान के केंद्र में कुनलुन क्षेत्र में लौट आए। जब वह ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर निकला तो उसने देखा कि मनीषा मिहिर वहां पहरा दे रही है। लगभग 2 साल के अलगाव के बाद उसकी आभा और भी भारी और सघन हो गई थी। इस बदलाव ने अर्जुन देव को कुछ हद तक चौंका दिया। मनीषा मिहिर, आप उपभोग अर्धसम्राट तक पहुंच गईं? आगे बढ़ने और करीब से देखने के बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि मनीषा मिहिर वास्तव में उपभोग अर्धसम्राट तक पहुंच गई थी। यह कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। 2 साल पहले वह सिर्फ एक महान पूर्णता अर्धसम्राट थी। केवल 2 वर्षों में वह वास्तव में उपभोग अर्धसम्राट के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रही। बेशक अर्जुन देव को तोड़ने में केवल 1 साल का समय लगना एक अपवाद था। उन्होंने एक आकस्मिक मुठभेड़ का इस्तेमाल किया था, ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन की गुप्त तकनीक प्राप्त की थी और एक सम्राट के दिल को संघनित किया था। मनीषा मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा,
जितना अधिक कोई स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक की खेती करता है, उतना ही अधिक लाभ होता है। हालांकि मेरी प्रगति अभी भी उन लोगों की तुलना में कम है जो एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र में उपभोग अर्ध सम्राट के लिए आगे बढ़े। मेरी समझ मुख्य रूप से गुप्त खजाने को परिष्कृत करने पर केंद्रित है। इसी के साथ अर्जुन देव समझ गए। जबकि मनीषा मिहिर ने युद्ध के मैदान में हत्या का अनुभव नहीं किया, स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक की समझ पहले स्थान पर नहीं बल्कि गुप्त खजाने के शोधन पर निर्भर करती थी। ड्रैगन गेट और बुक ऑफ हेवनली वर्क्स के वर्तमान संसाधनों के साथ मनीषा मिहिर के लिए उपभोग अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ना स्वाभाविक था। ओह ठीक है, सुशांत लैन, चंचल और अन्य कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देखता? मनीषा मिहिर ने आह भरते हुए कहा, अभी कुनलुन क्षेत्र बहुत अराजक है। 1 साल पहले वे सभी चले गए, जल्दी से उपभोग अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ना चाहते थे। अर्जुन देव को यह अजीब लगा। उसने पूछा, क्यों? मनीषा मिहिर ने समझाया, उत्कृष्ट प्रतिभाओं का वह समूह जो एस्ट्रल बैटलफील्ड में गया था, वापस आ गया। कुनलुन महाद्वीप की 5 प्रमुख दौड़ों की चरम उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से आधी की मृत्यु हो गई थी। यह खबर सुनते ही अर्जुन देव दंग रह गईं। यह कुछ हद तक भयावह था। नुकसान बहुत बड़ा था। कुनलुन महाद्वीप से आने के बाद वह उन उत्कृष्ट प्रतिभाओं की क्षमता को जानता था। यदि वे नहीं मरे होते तो मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना बस समय की बात होती। यह सिर्फ एक सवाल होता कि क्या इसमें 100 साल लगे या 10 साल। दूसरे शब्दों में, यह ऐसा था जैसे कुनलुन क्षेत्र के भविष्य के आधे मार्शल सम्राटों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो लोग जीवित लौटने में कामयाब रहे, वे सभी बिना किसी अपवाद के उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंच गए हैं। विभिन्न प्राइम्स के निजी शिष्य सबसे चमकीले थे। इन प्रमुख उत्तराधिकारियों में से कृषि सबसे प्रसिद्ध है। चलते हुए दोनों बातें कर रहे थे। अर्जुन देव को मनीषा मिहिर से पता चला कि कृषि स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार है। सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई पुरानी पीढ़ी के मार्शल सम्राटों को हराया। अन्य स्वर्ग के निजी शिष्यों की तरह लाश देवता, ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क, सुप्रीम स्काई प्राइम और स्पिरिट फॉक्स किंग समान रूप से असाधारण थे। वे सभी हास्यास्पद रूप से मजबूत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन लोगों में एक निश्चित प्रतिभा और तीक्ष्णता थी। उनकी फलती फूलती आभा धधकते सूरज की तरह थी, उज्ज्वल और चकाचौंध, जो पुरानी पीढ़ी के कई मार्शल सम्राटों पर हावी हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हेवनली स्टार आइलैंड पर सभी युवा किसान आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश में चले गए। उन्होंने शायद दबाव महसूस किया। जहां तक कुनलुन क्षेत्र की अराजकता का सवाल है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। देवता जाति की स्थिति एक तरफ, अन्य जातियां सभी भयानक अराजक स्थिति में थीं। देवलोक डोमेन की मानव जाति के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। थंडर सॉवरेन के गायब होने के साथ मार्शल गॉड पैलेस में आंतरिक संघर्ष बड़े पैमाने पर चल गए। 3 पवित्र गुरु स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे और मार्शल गॉड पैलेस के पैलेस मास्टर के पद पर चढ़ना चाहते थे। हालांकि सुप्रीम स्काई प्राइम के नेतृत्व में पुराने थंडर सॉवरेन का समर्थन करने वाले गुट ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अनुमति नहीं दी। अब दोनों गुट एक दूसरे से लड़ रहे थे, कोई भी पक्ष रास्ता नहीं दे रहा था। आग और पानी की तरह वे एक साथ नहीं रह सकते थे। व्योमनाथ के एक प्रधान के साथ वह 3 पवित्र गुरुओं के खिलाफ तब भी लड़ सकता था जब वे एक साथ काम करते थे। हालांकि पवित्र भूमि में गहराई से छिपे हुए संचय थे, फिर भी वे थोड़े वंचित हो गए। जहां तक फियन रेस का सवाल है, विभिन्न पुराने राक्षसों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें नए फील्ड किंग उत्तराधिकारी का निर्धारण करना था। इसलिए फील्ड रेस भी अविश्वसनीय अराजकता में थी। लाश की दौड़ और भूत दौड़ एक ही भाग्य से बच नहीं सके, या तो वे सभी उथल पुथल में थे। पिछले संघर्ष असीम रूप से बढ़ गए। यह ऐसा था जैसे कोई रहस्यमय गुट उन्हें छाया से उत्तेजित कर रहा हो। अर्जुन देव के विशेष आंगन में मनीषा मिहिर की ब्रीफिंग सुनने के बाद उन्होंने अपनी कनपटी को रगड़ दिया। इस सारी जानकारी ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जबकि मनीषा मिहिर ने पहले से ही इसे सरल बनाने की पूरी कोशिश की थी। वास्तविक स्थिति इससे कम से कम 100 गुना अधिक जटिल थी। अभी कुनलुन क्षेत्र गंदे पानी की तरह था।
कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वे वास्तव में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अर्जुन देव बैठ गए और पूछा, स्वर्गीय तारों वाले सागर की स्थिति क्या है? क्या हमारा ड्रैगन गेट प्रभावित है? क्या पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस की ओर से कोई हलचल हो रही है? मनीषा मिहिर ने धीरे से आह भरी, यह वही है, सब बेहद अराजक है। पिछले 2 वर्षों में पूरे समुद्री संसार में आकस्मिक मुठभेड़ों की कई भूमि दिखाई दी। बहुत सारे थे, उन्होंने आंखें चकाचौंध कर दी। विभिन्न विशेषज्ञों ने इस अवसर का लाभ उठाया। कई पुरानी पीढ़ी के अर्धसम्राट, जिन्होंने हवा और आग के महान क्लेश से गुजरने की हिम्मत नहीं की थी, ने आत्मसंरक्षण के लिए अपने क्लेश बैच को एक के बाद एक किया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। अर्जुन देव अपने मन में समझ गए। अतीत में उन्होंने हवा और आग के महान क्लेश को नहीं लिया, ऐसा न हो कि वे जलकर मर जाएं। अब स्थिति अलग थी, अगर वे जीवित रहना चाहते थे तो उन्हें मार्शल सम्राट बनने के लिए मजबूर करना पड़ा। मनीषा मिहिर ने कुछ देर सोचा और कहा, पिछले 2 वर्षों में पूरे महासागरीय दुनिया में सैकड़ों अर्धसम्राट हवा और आग के अपने महान क्लेश में मारे गए हैं। हालांकि लोगों के हवा और आग के महान क्लेश में सफल होने की खबरों का एक निरंतर प्रवाह भी बना रहता है। ड्रैगन के गेट के लिए यह भी अजीब था। यह बहुत शांतिपूर्ण रहा है। पिछले 2 साल पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लिए और भी अजनबी रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाने की पहल की, परेशानी की तलाश करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अर्जुन देव ने आश्चर्य की एक नरम चीख छोड़ी। यह वास्तव में अजीब था। वह पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवि के स्वभाव पर स्पष्ट था। वह निश्चित रूप से एक व्यापक सोच वाला व्यक्ति नहीं था। भले ही अर्जुन देव को 2 साल के लिए जाना था, लेकिन पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने ड्रैगन के द्वार के लिए परेशानी नहीं मांगी थी। इस स्थिति के बारे में कुछ बहुत अजीब था। हालांकि अर्जुन देव को फिलहाल वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग की परवाह नहीं थी। उसे अभी और भी बहुत कुछ करना था। उन्होंने मनीषा मिहिर को स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ प्राप्त करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि इस तरह की आदिम अराजकता स्तर की लॉ को कैसे परिष्कृत और वश में किया जाए। जब मनीषा मिहिर ने यह सुना तो वह खुश हो गई। स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ? आपने वास्तव में ऐसी प्राइमल अराजकता स्तर की लॉ प्राप्त की? यह एक पौराणिक लॉ है। बड़े भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में एक महान भाग्य वाले व्यक्ति हैं। चिंता मत करो। मुझे पता है कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। एक ग्रैंड मास्टर रिफाइनर के रूप में, जिसके पास स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक थी, मनीषा मिहिर इस मामले से बहुत परिचित थी। स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ जैसी एक आदिम अराजकता स्तरीय लॉ को परिष्कृत करने के लिए मार्शल सम्राट होने की आवश्यकता होती है। हालांकि चूंकि अर्जुन देव के पास एक सम्राट का दिल था, इसलिए वह इसे पहले से ही परिष्कृत कर सकता था। उसे केवल 10,000 साल पुरानी बर्फ खोजने की जरूरत थी और स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ को निगलने और एक सम्राट के दिल में अवशोषित करने से पहले बर्फ में सील करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इस तरह की दिव्य लॉ को पोषण देने के लिए बौद्ध दीपक प्रकार के गुप्त खजाने की आवश्यकता होती है। बर्फ से बने प्राकृतिक खजाने को दीपक के तेल में परिष्कृत करने के बाद वह इस लॉ को पोषण दे सकता था। मनीषा मिहिर ने गहरी सोच में प्रवेश करते हुए भौहें सिकोड़ ली। इस तरह के बौद्ध दीपक प्रकार के गुप्त खजाने को खोजना बहुत मुश्किल है। यदि हमें कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक शिखर गुणवत्ता वाले बौद्ध दीपक को परिष्कृत करने में मदद करूंगा। दुर्भाग्य से आप मेरे पास बहुत देर से आए। अन्यथा यह स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ आपके हवा और आग के महान क्लेश के लिए बहुत उपयोगी होगी। काश मैं आपका पीछा स्काई डोम दायरे में करता। मनीषा मिहिर के हाव भाव बहुत गंभीर थे, स्पष्ट रूप से बेहद निराश थे। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वह मुस्कुरा दिए। तुम मुझसे भी ज्यादा चिंतित क्यों हो? उसने अनिच्छा से कहा, मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? आपके हवा और आग के महान क्लेश के लिए केवल आधा साल है। अगर कुछ होता है। इस मुकाम पर पहुंचकर मनीषा मिहिर ने झट से बोलना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि वह कुछ अशुभ कहने वाली है और उसने फैसला किया कि इससे बचना सबसे अच्छा है। यह सुनकर अर्जुन देव धीरे से हंस पड़े। चिंता मत करो।
मैंने आपसे वादा किया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपना घूंघट हटाते हुए देखूंगा। उससे पहले मैं मरूंगा नहीं। मनीषा मिहिर ने सिर हिलाया। आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे। मैंने तुमसे यह भी वादा किया था कि मैं हवा और आग के तुम्हारे महान क्लेश के दौरान तुम्हारा रक्षक बनकर काम करूंगा। फिर उसे कुछ याद आया। ठीक है, एक बात है। आप अच्छे समय पर वापस आए। एल्डर किन हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरने वाले हैं। अर्जुन देव इस बात को लेकर ज्यादा हैरान नहीं थे। एल्डर वर्मा पहले से ही बहुत बूढ़े थे, कई 100 वर्षों से अर्ध सम्राट में फंसे हुए थे। उसके पास पर्याप्त संचय था, इसलिए एक बार जब वह उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंच गया तो वह किसी भी समय महान क्लेश से गुजर सकता था। यह एक अच्छी बात है। माई ड्रैगन गेट एल्डर वर्मा का बहुत ऋणी है। मैं निश्चित रूप से उनका रक्षक बनने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि यह वास्तव में अच्छा समय नहीं है। सुप्रीम स्काई संप्रदाय 3 पवित्र भूमि से लड़ रहा है और उसकी मदद के लिए किसी को नहीं भेज सकता। मनीषा मिहिर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। एल्डर वर्मा को मार्शल सम्राट बनने में सफल होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद ड्रैगन का गेट मजबूत हो जाएगा। शुसेंट लैन और हम में से बाकी लोगों के लिए मार्शल सम्राट की ओर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, जिससे एक सकारात्मक चक्र बन जाएगा। हालांकि यदि वह विफल हो जाता है तो न केवल हमारा ड्रैगन गेट एक बुजुर्ग को खो देगा, बल्कि यह ड्रैगन के गेट के भाग्य को भी प्रभावित करेगा। आप सबसे सीधे प्रभावित होंगे, मनीषा मिहिर ने गंभीरता से समझाया। किस्मत कुछ बेहद अजीब थी। एल्डर वर्मा बहुत पहले ड्रैगन गेट से बंधे हुए थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यदि वह मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने में विफल रहा तो यह निश्चित रूप से ड्रैगन के गेट के भाग्य को प्रभावित करेगा। अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह से काले क्लेश बादलों के बारे में सोचा। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही उसका दिल डूब गया। मनीषा मिहिर ने धीरे से कहा, चूंकि हम समस्या को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए अन्य लोग भी कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से एल्डर वर्मा को मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही दोनों ने एल्डर वर्मा के मार्शल सम्राट के पास जाने के मामले पर चर्चा की, अर्जुन देव के कुनलुन क्षेत्र में लौटने की खबर तेजी से पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में फैल गई, जो विभिन्न पावरहाउस के हाथों तक पहुंच गई। पश्चिमी सागर के दिव्य ड्रैगन पैलेस में पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी को तुरंत खबर मिली जब अर्जुन देव वापस आए। पिताजी, यह निश्चित है। अर्जुन देव वास्तव में वापस आ गए हैं, यंग पैलेस मास्टर ने उत्साह और प्रत्याशा के साथ कहा। भुवी ने लापरवाही से सिर हिलाया। समझ गया। आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर आरव ने कहा, पिताजी, क्या गलत है? हमने पहले ही खुद को रोक लिया और 2 साल तक सहन किया। क्या यह वह अवसर नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम स्काई प्राइम ने आपको उस दिन पूरी तरह से प्रस्तुत करने में हरा दिया हो? उस आदमी ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आपको हेवनली स्टार आइलैंड से बाहर निकाल दिया। यह एक बड़ा अपमान था। भुवी ने आरव की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, अशिष्ट! बव्वा, तुम क्या जानते हो? हर बार आप कुछ भी हासिल करने में विफल रहते हैं, लेकिन हमेशा चीजों को खराब करते हैं। हाथापाई करना। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अपने बुरे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसने सीधे हथेली पर प्रहार किया और आरव को उड़ते हुए बाहर भेज दिया। उसके बाद वह अभी भी आराम से नहीं रह सका। वह एक भरोसेमंद सहयोगी की ओर मुड़ा और कहा, उस पर कड़ी नजर रखो। इस दौरान उसे कोई परेशानी न होने दें। हाँ। एक मजबूत मार्शल सम्राट अंधेरे से बाहर चला गया और चुपचाप आरव का पीछा किया। अगर उसे पता चलता कि आरव स्वतंत्र कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वह तुरंत आरव को रोक देगा। थोड़ी देर बाद भुवी के हाथ में एक चिट्ठी आई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर लग रही थी क्योंकि उसने कहा, यह खजाना मास्टर वास्तव में रहस्यमय है। यह सोचने के लिए कि उन्हें 2 दिन पहले ही अर्जुन देव की वापसी के बारे में खबर मिल गई थी, जब अर्जुन देव अभी भी स्काई डोम दायरे में थे।
वास्तव में स्काई डोम दायरे में उनका एक गुट है। हालांकि ट्रेजर मास्टर के पत्र के एक हिस्से ने भुवी को संदिग्ध बना दिया। यह भुवी के लिए ड्रैगन गेट के एल्डर वर्मा पर हमला करने के लिए अपने रक्त पहने सैनिकों को सक्रिय करने के लिए था, जिससे उसे मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा इसने अर्जुन देव पर कोई कदम नहीं उठाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा, याद रखिए, अर्जुन देव पर कोई कदम मत उठाओ। अभी समय सही नहीं है। यह ऑपरेशन केवल उस बुजुर्ग वर्मा से निपटने के लिए है, अर्जुन देव से नहीं। भुवी ने पत्र को दूर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं पहले ही 2 साल तक सहन कर रहा हूं। मुझे थोड़ा और इंतजार करने की परवाह नहीं है। भुवी के यह कहने के बाद वह एक रहस्यमय द्वीप की ओर चला गया जिसे पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस नियंत्रित करता था। द्वीप के चारों ओर संरचनाओं की कई परतें थीं और साथ ही सभी प्रकार के भयानक प्रतिबंध भी थे। यहां तक कि एक संप्रभु मार्शल सम्राट को भी इस जगह में घुसना मुश्किल होगा। संरचनाओं की पहली परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। संरचनाओं की दूसरी परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। जैसे ही भुवी अंदर गया, संरचनाओं की कई परतों की नियंत्रण संरचनाएं दिखाई दीं और उन्हें सूचना दी। संरचनाओं की 99वीं परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। द्वीप पर उतरने से पहले उन्होंने इस दूर की यात्रा के लिए पूरा 1 घंटा बिताया। इस यात्रा के समय से पता चला कि कितने प्रतिबंध और संरचनाएं थीं। नमस्कार, ड्रैगन किंग। भुवी को आते देखकर 300 लाल कपड़े पहने किसान पूरे द्वीप से उड़ गए और घुटनों के बल बैठ गए, एक साथ अपना अभिवादन किया। काश्तकारों के लाल कपड़ों ने खूनी रोशनी दी। इस पोशाक के साथ उनकी आभा बेहद अजीब हो गई, जिससे एक अत्यधिक द्वेषपूर्ण भावना निकली। वे खून से लथपथ सैनिक थे। उनके लाल रंग के कपड़े बेहद अजीब थे। जब तक वे इसे पहनते थे, न केवल उनकी ताकत में काफी वृद्धि होगी, बल्कि उनकी खेती की गति भी काफी तेज हो जाएगी। ट्रेजर मास्टर वह था जिसने वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग को लाल रंग के कपड़े दिए थे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को शोधन के तरीके भी दिए। प्रारंभ में पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को लाल रंग के कपड़ों में कुछ दिलचस्पी थी। हालांकि साइड इफेक्ट देखने के बाद उन्होंने अब खुद कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं की। इस पोशाक को धारण करने से व्यक्ति को मृत्यु के रास्ते पर ले जाया जाता है। किसी का जीवनकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आमतौर पर कोई भी ऐसी बुरी चीज पहनने को तैयार नहीं होगा। हालांकि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस कई पीढ़ियों से विरासत में मिला था। उनके पास कई मौत के योद्धा थे जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। 2 साल पहले ये साधक केवल मार्शल ऋषि थे। कुछ और भी कमजोर थे। हालांकि 2 साल बाद वे सभी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गए थे, कम से कम फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट तक पहुंच गए थे। अच्छी प्रतिभा वाले कुछ लोग थर्ड हेवन मार्शल एम्परर तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। हालांकि इन लाल रंग के कपड़ों की ऊपरी सीमा केवल थर्ड हेवन मार्शल सम्राट लग रही थी। उसके बाद कोई कितना भी खेती कर ले, कोई भी ग्रेटर हेवनली मार्शल एम्परर की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहरहाल यह पहले से ही पर्याप्त था। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में कोई भी कल्पना नहीं करेगा कि भुवी के पास पहले से ही 300 मार्शल सम्राट स्तर के मौतों के योद्धा हैं। इन खून से लथपथ सैनिकों को देखकर भुवी महत्वाकांक्षा से भर गई। अभी भले ही वह चक्रीय एस्ट्रल पैलेस का सामना करे, वह इस तरह के शक्तिशाली गुट के खिलाफ कोई डर नहीं दिखाएगा। 4 खून से लथपथ सैनिक एक महत्वहीन एल्डर वर्मा से निपटने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। बीमा के लिए बेहतर होगा कि मैं इसे 10 तक बढ़ा दूं। जब अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, तो निश्चित रूप से इसका एक कारण होगा। भले ही अर्जुन देव को पता चल गया कि पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यह इतनी भयानक शक्ति को छुपा रहा है। अभी अर्जुन देव ने स्वर्गीय हिम दिव्य ज्वाला को परिष्कृत करने का काम किया। उन्होंने मनीषा मिहिर द्वारा सिखाई गई विधि का पालन किया और स्वर्गीय हिम दिव्य लौ को एक सम्राट के अपने हृदय में सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। एक सम्राट के दिल का आंतरिक भाग अभी भी ज्यादातर खाली था। प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 धागों और भंवर से बिजली से बने भंवर के अलावा और कुछ नहीं था।
स्वर्गीय हिम दिव्यलौ के एक सम्राट के हृदय में प्रवेश करने के बाद एक ठंडी आभा तुरंत पूरे स्थान पर फैल गई। अर्जुन देव के पूरे शरीर में पाला पड़ गया। वह छींकने में मदद नहीं कर सका। कितना ठंडा! 1 घंटे बाद अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे इस भीषण ठंड में समायोजित हो गया था। हालांकि ठंड ने उसके काले बालों में घुसपैठ कर दी, जिससे वे बर्फ की तरह सफेद हो गए। मनीषा मिहिर ने कुछ देर सोचा और कहा, पिछले 2 वर्षों में पूरे महासागरीय दुनिया में सैकड़ों अर्धसम्राट हवा और आग के अपने महान क्लेश में मारे गए हैं। हालांकि लोगों के हवा और आग के महान क्लेश में सफल होने की खबरों का एक निरंतर प्रवाह भी बना रहता है। ड्रैगन के गेट के लिए यह भी अजीब था। यह बहुत शांतिपूर्ण रहा है। पिछले 2 साल पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लिए और भी अजनबी रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाने की पहल की, परेशानी की तलाश करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अर्जुन देव ने आश्चर्य की एक नरम चीख छोड़ी। यह वास्तव में अजीब था। वह पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवि के स्वभाव पर स्पष्ट था। वह निश्चित रूप से एक व्यापक सोच वाला व्यक्ति नहीं था। भले ही अर्जुन देव को 2 साल के लिए जाना था, लेकिन पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने ड्रैगन के द्वार के लिए परेशानी नहीं मांगी थी। इस स्थिति के बारे में कुछ बहुत अजीब था। हालांकि अर्जुन देव को फिलहाल वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग की परवाह नहीं थी। उसे अभी और भी बहुत कुछ करना था। उन्होंने मनीषा मिहिर को स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ प्राप्त करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि इस तरह की आदिम अराजकता स्तर की लॉ को कैसे परिष्कृत और वश में किया जाए। जब मनीषा मिहिर ने यह सुना तो वह खुश हो गई। स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ, आपने वास्तव में ऐसी प्राइमल अराजकता स्तर की लॉ प्राप्त की। यह एक पौराणिक लॉ है। बड़े भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में एक महान भाग्य वाले व्यक्ति हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। एक ग्रैंड मास्टर रिफाइनर के रूप में, जिसके पास स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक थी, मनीषा मिहिर इस मामले से बहुत परिचित थी। स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ जैसी एक आदिम अराजकता स्तरीय लॉ को परिष्कृत करने के लिए मार्शल सम्राट होने की आवश्यकता होती है। हालांकि चूंकि अर्जुन देव के पास एक सम्राट का दिल था, इसलिए वह इसे पहले से ही परिष्कृत कर सकता था। उसे केवल 10,000 साल पुरानी बर्फ खोजने की जरूरत थी और स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ को निगलने और एक सम्राट के दिल में अवशोषित करने से पहले बर्फ में सील करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इस तरह की दिव्य लॉ को पोषण देने के लिए बौद्ध दीपक प्रकार के गुप्त खजाने की आवश्यकता होती है। बर्फ से बने प्राकृतिक खजाने को दीपक के तेल में परिष्कृत करने के बाद वह इस लॉ को पोषण दे सकता था। मनीषा मिहिर ने गहरी सोच में प्रवेश करते हुए भौहें सिकोड़ ली। इस तरह के बौद्ध दीपक प्रकार के गुप्त खजाने को खोजना बहुत मुश्किल है। यदि हमें कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक शिखर गुणवत्ता वाले बौद्ध दीपक को परिष्कृत करने में मदद करूंगा। दुर्भाग्य से आप मेरे पास बहुत देर से आए। अन्यथा यह स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ आपके हवा और आग के महान क्लेश के लिए बहुत उपयोगी होगी। काश मैं आपका पीछा स्काई डोम दायरे में करता। मनीषा मिहिर के हाव भाव बहुत गंभीर थे, स्पष्ट रूप से बेहद निराश थे। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वह मुस्कुरा दिए। तुम मुझसे भी ज्यादा चिंतित क्यों हो? उसने अनिच्छा से कहा, मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? आपके हवा और आग के महान क्लेश के लिए केवल आधा साल है। अगर कुछ होता है। इस मुकाम पर पहुंचकर मनीषा मिहिर ने झट से बोलना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि वह कुछ अशुभ कहने वाली है और उसने फैसला किया कि इससे बचना सबसे अच्छा है। यह सुनकर अर्जुन देव धीरे से हंस पड़े। चिंता मत करो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपना घूंघट हटाते हुए देखूंगा। उससे पहले मैं मरूंगा नहीं। मनीषा मिहिर ने सिर हिलाया। आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे। मैंने तुमसे यह भी वादा किया था कि मैं हवा और आग के तुम्हारे महान क्लेश के दौरान तुम्हारा रक्षक बनकर काम करूंगा। फिर उसे कुछ याद आया। ठीक है, एक बात है। आप अच्छे समय पर वापस आए। एल्डर किन हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरने वाले हैं। अर्जुन देव इस बात को लेकर ज्यादा हैरान नहीं थे। एल्डर वर्मा पहले से ही बहुत बूढ़े थे, कई 100 वर्षों से अर्धसम्राट में फंसे हुए थे।
उसके पास पर्याप्त संचय था, इसलिए एक बार जब वह उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंच गया तो वह किसी भी समय महान क्लेश से गुजर सकता था। यह एक अच्छी बात है। माई ड्रैगन गेट एल्डर वर्मा का बहुत ऋणी है। मैं निश्चित रूप से उनका रक्षक बनने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि यह वास्तव में अच्छा समय नहीं है। सुप्रीम स्काई संप्रदाय 3 पवित्र भूमि से लड़ रहा है और उसकी मदद के लिए किसी को नहीं भेज सकता। मनीषा मिहिर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। एल्डर वर्मा को मार्शल सम्राट बनने में सफल होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद ड्रैगन का गेट मजबूत हो जाएगा। शुसेंट लैन और हम में से बाकी लोगों के लिए मार्शल सम्राट की ओर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, जिससे एक सकारात्मक चक्र बन जाएगा। हालांकि यदि वह विफल हो जाता है तो न केवल हमारा ड्रैगन गेट एक बुजुर्ग को खो देगा, बल्कि यह ड्रैगन के गेट के भाग्य को भी प्रभावित करेगा। आप सबसे सीधे प्रभावित होंगे, मनीषा मिहिर ने गंभीरता से समझाया। किस्मत कुछ बेहद अजीब थी। एल्डर वर्मा बहुत पहले ड्रैगन गेट से बंधे हुए थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यदि वह मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने में विफल रहा तो यह निश्चित रूप से ड्रैगन के गेट के भाग्य को प्रभावित करेगा। अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह से काले क्लेश बादलों के बारे में सोचा। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही उसका दिल डूब गया। मनीषा मिहिर ने धीरे से कहा, चूंकि हम समस्या को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए अन्य लोग भी कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से एल्डर वर्मा को मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही दोनों ने एल्डर वर्मा के मार्शल सम्राट के पास जाने के मामले पर चर्चा की, अर्जुन देव के कुनलुन क्षेत्र में लौटने की खबर तेजी से पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में फैल गई, जो विभिन्न पावर हाउस के हाथों तक पहुंच गई। पश्चिमी सागर के दिव्य ड्रैगन पैलेस में पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी को तुरंत खबर मिली जब अर्जुन देव वापस आए। पिताजी, यह निश्चित है। अर्जुन देव वास्तव में वापस आ गए हैं, यंग पैलेस मास्टर ने उत्साह और प्रत्याशा के साथ कहा। भुवी ने लापरवाही से सिर हिलाया। समझ गया। आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर आरव ने कहा, पिताजी, क्या गलत है? हमने पहले ही खुद को रोक लिया और 2 साल तक सहन किया। क्या यह वह अवसर नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम स्काई प्राइम ने आपको उस दिन पूरी तरह से प्रस्तुत करने में हरा दिया हो? उस आदमी ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आपको हेवनली स्टार आइलैंड से बाहर निकाल दिया। यह एक बड़ा अपमान था। भुवी ने आरव की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, अशिष्ट! बव्वा, तुम क्या जानते हो? हर बार आप कुछ भी हासिल करने में विफल रहते हैं, लेकिन हमेशा चीजों को खराब करते हैं। हाथापाई करना। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अपने बुरे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसने सीधे हथेली पर प्रहार किया और आरव को उड़ते हुए बाहर भेज दिया। उसके बाद वह अभी भी आराम से नहीं रह सका। वह एक भरोसेमंद सहयोगी की ओर मुड़ा और कहा, उस पर कड़ी नजर रखो। इस दौरान उसे कोई परेशानी न होने दें। हाँ। एक मजबूत मार्शल सम्राट अंधेरे से बाहर चला गया और चुपचाप आरव का पीछा किया। अगर उसे पता चलता कि आरव स्वतंत्र कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है तो वह तुरंत आरव को रोक देगा। थोड़ी देर बाद भुवी के हाथ में एक चिट्ठी आई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर लग रही थी क्योंकि उसने कहा, यह खजाना मास्टर वास्तव में रहस्यमय है। यह सोचने के लिए कि उन्हें 2 दिन पहले ही अर्जुन देव की वापसी के बारे में खबर मिल गई थी, जब अर्जुन देव अभी भी स्काई डोम दायरे में थे। वास्तव में स्काई डोम दायरे में उनका एक गुट है। हालांकि ट्रेजर मास्टर के पत्र के एक हिस्से ने भुवी को संदिग्ध बना दिया। यह भुवी के लिए ड्रैगन गेट के एल्डर वर्मा पर हमला करने के लिए अपने रक्त पहने सैनिकों को सक्रिय करने के लिए था, जिससे उसे मार्शल सम्राट की ओर बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा इसने अर्जुन देव पर कोई कदम नहीं उठाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा, याद रखिए, अर्जुन देव पर कोई कदम मत उठाओ। अभी समय सही नहीं है। यह ऑपरेशन केवल उस बुजुर्ग वर्मा से निपटने के लिए है, अर्जुन देव से नहीं। भुवी ने पत्र को दूर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा।
मैं पहले ही 2 साल तक सहन कर रहा हूं। मुझे थोड़ा और इंतजार करने की परवाह नहीं है। भुवी के यह कहने के बाद वह एक रहस्यमय द्वीप की ओर चला गया जिसे पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस नियंत्रित करता था। द्वीप के चारों ओर संरचनाओं की कई परतें थीं और साथ ही सभी प्रकार के भयानक प्रतिबंध भी थे। यहां तक कि एक संप्रभु मार्शल सम्राट को भी इस जगह में घुसना मुश्किल होगा। संरचनाओं की पहली परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। संरचनाओं की दूसरी परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। जैसे ही भुवी अंदर गया, संरचनाओं की कई परतों की नियंत्रण संरचनाएं दिखाई दीं और उन्हें सूचना दी। संरचनाओं की 99वीं परत के साथ कोई असामान्यताएं नहीं। द्वीप पर उतरने से पहले उन्होंने इस दूर की यात्रा के लिए पूरा 1 घंटा बिताया। इस यात्रा के समय से पता चला कि कितने प्रतिबंध और संरचनाएं थीं। नमस्कार, ड्रैगन किंग। भुवी को आते देखकर 300 लाल कपड़े पहने किसान पूरे द्वीप से उड़ गए और घुटनों के बल बैठ गए, एक साथ अपना अभिवादन किया। काश्तकारों के लाल कपड़ों ने खूनी रोशनी दी। इस पोशाक के साथ उनकी आभा बेहद अजीब हो गई, जिससे एक अत्यधिक द्वेषपूर्ण भावना निकली। वे खून से लथपथ सैनिक थे। उनके लाल रंग के कपड़े बेहद अजीब थे। जब तक वे इसे पहनते थे, न केवल उनकी ताकत में काफी वृद्धि होगी, बल्कि उनकी खेती की गति भी काफी तेज हो जाएगी। ट्रेजर मास्टर वह था जिसने वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग को लाल रंग के कपड़े दिए थे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को शोधन के तरीके भी दिए। प्रारंभ में पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को लाल रंग के कपड़ों में कुछ दिलचस्पी थी। हालांकि साइड इफेक्ट देखने के बाद उन्होंने अब खुद कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं की। इस पोशाक को धारण करने से व्यक्ति को मृत्यु के रास्ते पर ले जाया जाता है। किसी का जीवनकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आमतौर पर कोई भी ऐसी बुरी चीज पहनने को तैयार नहीं होगा। हालांकि पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस कई पीढ़ियों से विरासत में मिला था। उनके पास कई मौत के योद्धा थे जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। 2 साल पहले ये साधक केवल मार्शल ऋषि थे। कुछ और भी कमजोर थे। हालांकि 2 साल बाद वे सभी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गए थे, कम से कम फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट तक पहुंच गए थे। अच्छी प्रतिभा वाले कुछ लोग थर्ड हेवन मार्शल एम्परर तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। हालांकि इन लाल रंग के कपड़ों की ऊपरी सीमा केवल थर्ड हेवन मार्शल सम्राट लग रही थी। उसके बाद कोई कितना भी खेती कर ले, कोई भी ग्रेटर हेवनली मार्शल एम्परर की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहरहाल यह पहले से ही पर्याप्त था। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में कोई भी कल्पना नहीं करेगा कि भुवी के पास पहले से ही 300 मार्शल सम्राट स्तर के मौतों के योद्धा हैं। इन खून से लथपथ सैनिकों को देखकर भुवी महत्वाकांक्षा से भर गई। अभी भले ही वह चक्रीय एस्ट्रल पैलेस का सामना करे, वह इस तरह के शक्तिशाली गुट के खिलाफ कोई डर नहीं दिखाएगा। 4 खून से लथपथ सैनिक एक महत्वहीन एल्डर वर्मा से निपटने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। बीमा के लिए बेहतर होगा कि मैं इसे 10 तक बढ़ा दूं। जब अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, तो निश्चित रूप से इसका एक कारण होगा। भले ही अर्जुन देव को पता चल गया कि पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन पैलेस अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यह इतनी भयानक शक्ति को छुपा रहा है। अभी अर्जुन देव ने स्वर्गीय हिम दिव्य ज्वाला को परिष्कृत करने का काम किया। उन्होंने मनीषा मिहिर द्वारा सिखाई गई विधि का पालन किया और स्वर्गीय हिम दिव्य लौ को एक सम्राट के अपने हृदय में सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। एक सम्राट के दिल का आंतरिक भाग अभी भी ज्यादातर खाली था। प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 धागों और भंवर से बिजली से बने भंवर के अलावा और कुछ नहीं था। स्वर्गीय हिम दिव्य लौ के एक सम्राट के हृदय में प्रवेश करने के बाद एक ठंडी आभा तुरंत पूरे स्थान पर फैल गई। अर्जुन देव के पूरे शरीर में पाला पड़ गया। वह छींकने में मदद नहीं कर सका। कितना ठंडा! 1 घंटे बाद अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे इस भीषण ठंड में समायोजित हो गया था। हालांकि ठंड ने उसके काले बालों में घुसपैठ कर दी, जिससे वे बर्फ की तरह सफेद हो गए।